नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रुद्रपुर से यह खबर है जहां पर कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधायक से फोन पर बात की और मामले की जांच के आदेश दिए। तो रुद्रपुर से यह खबर है जहां पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में विधायक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोश हमलावरों ने विधायक के बेटे पर हमला किया था। दरअसल रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर यह हमला हुआ है। हमले में सौरभ राज बेहड़ गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले को लेकर सरकार भी काफी संजीदा नजर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर से यह खबर है जहां पर कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधायक से फोन पर बातचीत की है और मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो रुद्रपुर की आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर कुछ नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया था और इस हमले में कांग्रेस विधायक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। अर्जुन, क्या स्थिति अभी बताई जा रही है और क्या पुलिस को कोई लीड मिली है? आखिर कौन थे ये नकाबपोश हमलावर? देखिए, कल शाम लगभग 6:58 की घटना है और आवास विकास की घटना है, जहां सौरभ राज बेहड़ पंचायत निपटाने के लिए जा रहे थे। बीते दिनों उनका कुछ विवाद हुआ था आवास विकास चौकी क्षेत्र में। वो उनके पास फोन आया था कि पंचायत निपटानी है, तो कुछ जो आपस में झगड़ा था उसे निपटाना था। वो अपने घर से बाहर निकले तो स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवक जो सवार थे, उन्होंने पहले उनके घर के आसपास की रैकिंग की। जिसके बाद जब वो अकेले रास्ते में दिखे तो उनके ऊपर हमला। पहले तो उनको जो स्कूटी थी उस पर लात मारी गई, उसके बाद उनके साथ मारपिटाई की गई और ये लगभग 6 सेकंड के अंदर पूरी घटनाक्रम जो है वो हुआ था। जिसके बाद अस्पताल पर तमाम जो अधिकारी थे, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सीओ प्रशांत कुमार, एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी, तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे। इसके बाद जो क्षेत्र के भाजपा नेता, जो सभी दल के जो नेता थे, वो वहां उनका हाल जानने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगभग अभी 60 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले गए हैं। जी अर्जुन, क्या कोई लीड मिल पा रही है? किसी दुश्मनी, किसी किस्म के जान को खतरे की धमकी, किसी किस्म के कोई जानकारी अभी परिवार की तरफ से, विधायक की तरफ से दी गई है? देखिए, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उनका कोई विवाद रहा हो, लेकिन बीते दिनों जो विवाद हुआ था उसी की लीड जोड़कर जो है वो लोग देख रहे हैं। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था भी जो है वो भी देख रहे हैं, एसएसपी मणिकांत मिश्रा भी देख रहे हैं। लेकिन जो 3 युवक बाइक पर सवार थे उनकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन कोई विवाद अभी इसमें सामने नहीं आया है। लेकिन जो भी स्थानीय लोग जो है अगर बात कर रहे हैं, चर्चा जो चल रही है वो यही चल रही है कि बीते दिनों भाजपा पार्षद से उनका विवाद हुआ था, चौकी में हंगामा हुआ था। भाजपा कांग्रेस के जो दोनों नेता थे, वो दोनों पार्षद थे, वो आमने सामने थे। उसके अलावा फिलहाल अभी किसी विवाद की जो है बात सामने नहीं आई है। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल के बारे में क्या बताया जा रहा है? कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे हैं। जाहिर तौर पर बहुत सनसनीखेज मामला ये हो जाता है, वीआईपी मामला बन जाता है। फिलहाल हॉस्पिटल की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है, क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ और मौजूदा किच्छा के विधायक हैं,
और उनको यह तराई का शहर भी कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति के पुत्र पर अगर हमला होता है और आवास विकास क्षेत्र जैसे उस जगह पर हमला होता है जहां तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं ना कहीं कानून का जो खौफ है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर हम बात करें जो अस्पताल में सौरभ राज भेड़ को भर्ती कराया गया है, वहां फिलहाल उनके हालात जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कुछ गुम चोटें लगी हैं, उनको डॉक्टर जो है देख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अर्जुन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए बात चंपावत की खबर की करेंगे, जहां पर चंपावत के लोहा घाट के कोली डेक में को झील परिसर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जन समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कई विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से जानकारी के साथ बाल विकास विभाग के आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया और नौनिहालों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केक खिलाया। कार्यक्रम में अपनी समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगे उठाई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में मौजूद सभी विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों से इन समस्याओं पर जवाब तलब किया और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए। आपको बता दें कि शिविर में कुल 72 समस्याओं का समाधान किया गया। जनता की सरकार जनता के द्वार और जन जन की सरकार जन जन के द्वार। आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों ने, आप सब लोग शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिलाएं, किस प्रकार से हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, किस प्रकार से हमारे वरिष्ठ जन अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। और उनकी समस्याएं चाहे वो कुछ पेंशन के संदर्भ में हो, कहीं पर फिंगरप्रिंट्स ना आने के कारण आधार कार्ड ना बनना हो, कहीं पर स्वास्थ्य कार्ड का ना बनना हो, कहीं पर आवास को लेकर इच्छा अपेक्षा हो, कहीं पर सड़क को लेकर हो, कहीं पर PMJSY के संदर्भ में हो, कहीं पर नहर के संदर्भ में हो, इत्यादि विषय जो है आज यहाँ पर आए हैं। इधर मुनस्यारी में पूर्व निर्धारित अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का कहर रहेगा। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर महीने से अब तक न ही बारिश हुई है और न ही बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ काले पड़ चुके हैं। दरअसल सन 2005 में भी 21 जनवरी से बर्फबारी हुई थी, जो 24 जनवरी तक 24 घंटे जारी रही। लगभग 4 फीट बर्फबारी रही, लेकिन इस बार किसानों के खेत सूख चुके हैं। लोग इंद्रदेव की प्रतीक्षा में हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चला रही है और इसी के तहत बागेश्वर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई कर 2 बाइक सवार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी यहां की गई है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तभी पुलिस ने दोनों बाइकों को सीज भी कर लिया है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। फुलवारी गांव के अंतर्गत हमारी पुलिस की और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान एक बाइक जिसको रोका गया, तलाशी लेने पर उनसे जो है 462 ग्राम चरस बरामद हुई है और इसमें जो अभियुक्त थे वो आयुष सिंह सन ऑफ हरेंद्र सिंह रावत, घंगोड़ा गढ़ी कैंट, और जिसके पास से चरस बरामद हुई राज सन ऑफ राजेंद्र सिंह, ये जो है ग्राम डोला थाना कपकोट के हैं, ये पकड़े गए थे। वहीं मौसम की बेरुखी के चलते पहाड़ी इलाकों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां चक्राता के त्यूणी क्षेत्र में जंगल में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। आपको बता दें कि त्यूणी के शिलगांव बावर क्षेत्र में हरटाग गांव में ये आग लगी है, उसके पास के जंगलों में, और देखते ही देखते छानियों और ग्रामीणों के बगीचों तक ये आग फैल गई। आग की चपेट में आकर सैकड़ों सेब के पेड़ जलकर राख हो गए। वहीं 2 मंजिला छानी भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।
इस आग ने किसानों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी समय लग गया। तब तक बागवानी को भारी नुकसान हो चुका था। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज अब विवादों की भेंट चढ़ता जा रहा है। ताजा मामला रैगिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें एक जूनियर छात्र की सीनियर छात्र ने जमकर पिटाई की। इसके बाद से छात्र सदमे में है। बताया जा रहा है कि सीनियर छात्र ने बेल्ट और चप्पल से उसकी पिटाई की थी, जिसकी शिकायत छात्र ने कॉलेज प्रशासन से की। बता दें कि छात्र ने अपनी शिकायती पत्र में लिखा है कि पहले उसे बाल कटवाने के लिए जबरन मजबूर किया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। घटना 12 जनवरी की बताई जा रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने मामले को एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है। देश में शिक्षा के बदलते स्वरूप और समाज में नैतिक मूल्यों की घटती संवेदनशीलता के बीच चंपावत जिले के डाइट लोहाघाट में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। देश भर से आए शिक्षाविदों, विचारकों और शोधकर्ताओं ने न केवल शिक्षा के भविष्य पर विमर्श किया, बल्कि ये भी रेखांकित किया कि वर्थलेस प्रगति समाज को किस दिशा में ले जा सकती है। संगोष्ठी का विषय शिक्षा के बदलते परिदृश्य और नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता था। डिजिटल युग में बच्चों का सीखने का ढंग बदल रहा है। तकनीक की रफ्तार अनोखी है, लेकिन मूल्य, अनुशासन, संवेदनशीलता, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व अब भी शिक्षा का मूलाधार है। मुख्य वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि अगर शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल तक सीमित रह जाए और चरित्र निर्माण पीछे छूट जाए तो राष्ट्र का भविष्य अधूरा रह जाएगा। बता दें कि सेमिनार का मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय नैनीताल के न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि कुलपति यूओयू, अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी चंपावत रहे। सीईओ ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डाइट लोहाघाट की ये पहल न केवल शैक्षिक विमर्श को नई दिशा देती है, बल्कि ये भी संदेश देती है कि भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षण में तकनीक जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी मनुष्य के अंदर जलती नैतिकता की लौ भी है। आज के डेट में यादव जी, आपने जब मुझे कुछ समय साहब और कुलपति महोदय प्रोफेसर यशपाल सर किताब बहुत आपका हार्दिक संदेह नैतिक मूल्य के मानक प्रारंभ से लेकर आज तक समान ही रहे हैं। कभी नैतिक मूल्य नहीं बदलते। अगर आप उदाहरण के रूप में देखें नैतिक मूल्यों की जो प्रासंगिकता है कि गुरु की क्या भूमिका होती है। अगर सुकरात को देखें तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो ने जो कुछ भी लिखा उसमें हर बात के लिए लिखा कि सुकरात के शब्द हैं, ये सुकरात के शब्द हैं। और प्लेटो का जो शिष्य था वो अरस्तु था। अरस्तु ने प्लेटो के इस सिद्धांत को उल्टा खड़ा कर दिया और अरस्तु का शिष्य सिकंदर जो है वो भारत जीतने को चला। तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे जो क्रम चलता है, अगर आप देखें तो अगर नैतिक मूल्य महान है तो विद्यार्थी भी उन्हीं महानतम कदमों की तरफ आगे बढ़ेगा। शिक्षा में कैसे नैतिकता और नैतिकता आधारित मूल्यों पर बातचीत हो, इस पर ये अच्छा सेमिनार है। NEP 2020 में भारत सरकार ने, फिर उत्तराखंड सरकार ने ये कोशिश की है कि शिक्षा हो, कौशल विकास हो, हम लोग नए जो भी प्रौद्योगिकी आधारित विषय हैं उनको भी सीखें, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के हिस्से से कौशल विकास के साथ साथ नैतिकता को भी उसमें जोड़ा जाए। नैतिकता आधारित, भारतीयता आधारित, भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय ज्ञान परंपरा से आधारित शिक्षण को भी सामग्री के रूप में तैयार किया जाए और उस शिक्षण सामग्री का व्यवहार पूरे प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक किया जाए, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं सर,
और हमारे लगभग 350 प्रतिभागी ऑनलाइन हैं, लगभग 100 प्रतिभागी हमारे ऑफलाइन हैं और लगभग 450 शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। और हमारी शोध समिति में हमारी ये 2 को कन्वीनर हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा सर और डॉक्टर AK शर्मा सर, और भी साथी सभी फैकल्टी मेम्बरान के सहयोग से सर इस कार्यक्रम को हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम शिक्षा के लिए, समाज के लिए एकदम कुछ नया कर रहे हों।